नमस्कार, प्रदेश हमारा में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं जोधपुर की खबर से। यहां पर गेलावास रोड पर एक तेल टैंकर और ट्रेलर में टक्कर हो गई है। टक्कर इतनी खतरनाक थी कि टक्कर होने के साथ ही दोनों गाड़ियों में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। इस हादसे में तेल टैंकर सवार ड्राइवर बुरी तरह से झुलस गए। उसे अस्पताल इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। वहीं ट्रेलर में सवार एक व्यक्ति की जल जाने से मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना के बाद करीब 7 दमकलों ने आग पर काबू पाया। तो बेहद ही खतरनाक तस्वीरें आप देख सकते हैं, रोंगटे खड़े हो जाएं। देख सकते हैं दो गाड़ियों में भिड़ंत के बाद किस तरह से दोनों जो गाड़ियां हैं वो आग के गोले में तब्दील हो गई और धुआं दूर तक, ऊंचाई तक नजर आ रहा है। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही जलकर मौत हो गई है, जबकि एक व्यक्ति उसमें बुरी तरह से झुलस गया है, जिसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इलाज उसका चल रहा है। लेकिन ये तस्वीर अपने आप में बयां करता है कि यह हादसा कितना जबरदस्त हुआ था, जिसको बुझाने के लिए 7 दमकल की गाड़ियों को लगाना पड़ा। तो बेहद ही रोंगटे खड़े करने वाली तस्वीरें, जहां पर तेल टैंकर और ट्रेलर में जबरदस्त भिड़ंत हो गई, जिसकी वजह से दोनों गाड़ियों में आग लग गई। और आग की तस्वीर आप देख सकते हैं कितना विकराल रूप धारण किए हुए है। इस हादसे में एक व्यक्ति की जलकर मौत हो गई मौके पर ही, और एक व्यक्ति बुरी तरह से झुलस गया है। 2 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर, एक जलती हुई गाड़ियों की तस्वीरें और दूसरी तरफ जो गाड़ियां हैं उनको बुझाई गई है, उनकी भी तस्वीरें आप देख सकते हैं। और रुक करते हैं अगली खबर का। सीएम अशोक गहलोत ने कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है। 4 घंटे से ज्यादा चली इस वीसी में सीएम ने अधिकारियों को 9 योजनाओं पर विशेष काम करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में पेंशन, न्यूट्रिशन, रेवेन्यू और बकाया भुगतान को लेकर फीडबैक लिया। तो साथ ही जनता से जुड़ी सरकारी सेवाओं में कोताही नहीं बरतने के भी निर्देश दिए हैं। आम आदमी को आसानी से सरकारी योजनाओं और सरकारी सेवाओं का फायदा मिले, इसको लेकर भी निर्देशित किया है। साथ ही लगातार मॉनिटरिंग के भी निर्देश दिए हैं। तो कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट भी किया और बैठक को लेकर जानकारी दी है। सीएम ने अपने ट्वीट में लिखा है कि निवास पर कलेक्टर्स अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई है और मुख्यमंत्री सहायता कोष, सिलिकोसिस योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, विशेषकर ग्रामीण, राजस्व विभाग से संबंधित प्रकरण एवं मुख्यमंत्री कार्यालय स्तर और राजस्थान संपर्क पोर्टल पर दर्ज परिवेदनाओं की स्थिति पर समीक्षा चर्चा की। तो निर्देश दिए हैं इस दौरान जन सुनवाई, सर्विस और डिलीवरी पर ध्यान दें। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं और फैसले आम जन तक पहुंचे। आप सभी से अपेक्षा है कि पारदर्शी, संवेदनशील, जवाबदेह प्रशासन देना सुनिश्चित करें। ये आपकी जिम्मेदारी हो। जन समस्याओं का समाधान हो। हर विभाग अपने जिले में अपनी परफॉर्मेंस दे। और इसके साथ ही कोरोना वैक्सीनेशन का भी बड़ा काम है। सभी मिलकर आपसी समन्वय के साथ वैक्सीनेशन प्रक्रिया करवाएं। आपका यह प्रयास होना चाहिए कि वैक्सीनेशन में भी राजस्थान देश में अव्वल रहे। तो कोरोना का काल राजस्थान पहुंच चुका है। पहले चरण के लिए जितने डोज चाहिए उससे ज्यादा वैक्सीन की खेप आज जयपुर और उदयपुर पहुंच चुकी है। वैक्सीनेशन की तैयारी के साथ ही शहर शहर वैक्सीन का ग्रैंड वेलकम हुआ है। ये रिपोर्ट देखिए। आ गया कोरोना का काल। अब कोरोना काल का द एंड। आ गई 2 डोज जिंदगी की। वैक्सीन आई, कोरोना की विदाई।
शनिवार को होगा कोरोना पर फाइनल वार। टीकाकरण का मेगा एक्शन प्लान। राजधानी जयपुर में कोरोना वैक्सीन का पहला डोज पहुंच चुका है। राजधानी जयपुर के जो सीएमएचओ कार्यालय है वहां पर इसे रखा गया है। राजस्थान पुलिस के जवान इस कोरोना वैक्सीन के डोज की सुरक्षा कर रहे हैं और स्वागत कीजिए उम्मीदों के डोज का। वेलकम बोलिए, कोरोना का काल है। स्वागत है, अभिनंदन है, ग्रैंड वेलकम है। ऐसा स्वागत न आपने पहले कभी देखा होगा और न ही सुना होगा। नारियल फोड़ स्वागत, ढोल ताशों संग स्वागत, एयरपोर्ट से स्टोरेज सेंटर पहुंचने तक स्वागत। और हो भी क्यों ना मंगल घड़ी में उम्मीदों का टीका जो आया है, ऐसी वैक्सीन जिससे कोरोना का द एंड पक्का है। राजधानी जयपुर में कोरोना वैक्सीन का पहला डोज पहुंच चुका है। राजधानी जयपुर के जो सीएमएचओ कार्यालय है वहां पर इसे रखा गया है। राजस्थान पुलिस के जवान इस कोरोना वैक्सीन के डोज की सुरक्षा कर रहे हैं और डोजेज भी पहुंचेंगे। भारत बायोटेक से आने वाले इस डोज को यहां पर जो है इस फ्रिज के अंदर, डी फ्रिज के अंदर रखा गया है। ये वो लोग हैं, ये वो टीम होगी जो यहां पर इस वैक्सीन की सुरक्षा करेगी। इस सुरक्षा में ये लोग मौजूद रहेंगे। राजस्थान के हिस्से 6,03,500 वैक्सीन की डोज है, जिसमें 5,43,500 सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कोविशील्ड वैक्सीन की डोज है और 60,000 वैक्सीन डोज भारत बायोटेक की कोवैक्सीन है। जयपुर में कोवैक्सीन की 20,000 डोज और कोविशील्ड की 4,43,000 डोज पहुंच चुकी है। उदयपुर में कोविशील्ड की 1,05,000 डोज पहुंच चुकी है। कोरोना वैक्सीन को Z+ जैसी सुरक्षा मिली है, पूरी निगरानी हो रही है, पूरी चौकसी बरती जा रही है। आमतौर पर यह देखा जाता है महेश जी कि वीआईपी लोगों के, वीवीआईपी लोगों की सुरक्षा में और आम लोगों की सुरक्षा का काम तो पुलिस का है, लेकिन पहली बार ऐसा होगा किसी दवाई की डोज की सुरक्षा व्यवस्था में आप लोग लगे। ये कितना ऐतिहासिक क्षण है राजस्थान पुलिस के जवान महेश कुमार के लिए? सर बहुत गौरवशाली क्षण है और इसके लिए तो काफ़ी जनता है, इसकी भलाई के लिए है और हम इसकी 24 घंटे सुरक्षा में हमारी यहाँ ड्यूटी लगाई हुई है और हम 24 घंटे तैनात हैं। 24 घंटे तैनात रहेंगे। अरुण, आपके लिए कितना महत्वपूर्ण क्षण होगा? आप लोग यहाँ मौजूद रहेंगे 24 घंटे इसकी सुरक्षा के अंदर, कितना फक्र हो रहा है? बिल्कुल सर, एकदम बहुत ज़्यादा ही मतलब अच्छा लग रहा है और अपने आप को मतलब एक बहुत अच्छा फील कर रहा है कि हम इस विभाग के अंदर हैं और उस चीज़ की सुरक्षा कर रहे हैं। ये एक आज के टाइम की संजीवनी बूटी है सर, और आई एम फील प्राउड। अब इंतजार है 16 जनवरी का, जब मरुधरा से कोरोना पर फाइनल वार होगा। न्यूज 18 के लिए जयपुर से सौरभ गृहस्थी और उदयपुर से कपिल श्रीमाली की रिपोर्ट। और मिशन वैक्सीनेशन को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने भी ट्वीट किया है। सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर लिखा है कि मकर संक्रांति राजस्थान के लिए नई आशा लेकर आई है। राजस्थान में कोरोना के मामले काफी कम हुए हैं, वहीं कोविड वैक्सीन भी आज प्रदेश में पहुंच गई है और हम केंद्र की गाइडलाइंस के मुताबिक टीकाकरण की सुचारू प्रक्रिया सुनिश्चित करेंगे एवं कोविड प्रबंधन की तरह ही जो है टीकाकरण का मॉडल भी पेश करेंगे। कम होता संक्रमण, न्यूनतम मृत्यु दर निसंदेह सुखद है, लेकिन मेरी सभी से अपील है कि कृपया हेल्थ प्रोटोकॉल्स का पालन करते रहें, सावधानी और सतर्कता बरतना जो है जारी रखें। कोरोना की चुनौती अभी भी बनी हुई है, हम इस लड़ाई को जीतने के बेहद नजदीक पहुंच चुके हैं, इसमें आगे भी आपका सहयोग जरूरी है।
और अब बात शहर शहर बर्ड फ्लू के कहर की। जी हां, प्रदेश के 16 जिलों में उड़ते फ्लू का आतंक है, लेकिन सरकार सतर्क है। मरुधरा में बढ़ रहा बर्ड फ्लू का खतरा, बढ़ते सावधानी, रहें होशियार। शहर शहर बर्ड फ्लू का कहर। तस्वीरें बर्ड फ्लू के बढ़ते खतरे को बताने के लिए काफी है। शहर शहर बर्ड फ्लू का कहर बढ़ता ही जा रहा है। चाहे बात कोटा की हो या फिर अलवर की, बात बीकानेर की हो या फिर करौली की, हर तरफ उड़ते फ्लू का खतरा बढ़ता जा रहा है। उड़ता फ्लू और खतरा लगातार बढ़ रहा है। कोटा में बर्ड फ्लू को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है। अब शहरी क्षेत्र के साथ साथ ग्रामीण इलाकों से भी पक्षियों के मरने की खबरें आने लगी हैं। हालांकि चिकित्सा विभाग अलर्ट मोड में है। कोटा में अब तक 400 से ज्यादा अधिक पक्षियों की मौत हो चुकी है। इटावा इलाके में पक्षियों की मौत की सूचना आने के बाद पशुपालन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और मृत पक्षियों के सैंपल कलेक्ट कर कोटा भेजा गया। हालांकि राहत की बात यह है कि अब तक प्रवासी पक्षियों के मृत मिलने की सूचना नहीं मिली है। अलवर जिले में भी हाल कुछ जुदा नहीं है। बहरोड के बाद शहर के आसपास भी पक्षियों के मौत की खबर मिलने लगी है, जिसके बाद पशुपालन विभाग और वन विभाग की टीम सक्रिय हो गई है। कौवों की रिकॉर्ड हुए हैं यहाँ पर। कल जरूर अपने को एक कबूतर जो है नया बात सूचना थी, तो एक कबूतर मिला है। अभी कल शाम को बहरोड में मोहम्मदपुर गांव में 32 कौवे जो है वो कैद मिले हैं। इधर देखिए, उनमें से 5 को के सैंपल लेके पोस्टमार्टम करके और उनका जो बिसरा है वो भोपाल भेजा हुआ है लैब में। उसके बाद रिपोर्ट आएगी, तब पता लगेगा बर्ड फ्लू है या नॉर्मल सर्दी वगैरह से मिलेगा। करौली में भी जिला मुख्यालय के पास 3 मरे हुए पक्षी मिलने से लोगों में हड़कंप मच गया। हालांकि सूचना मिलने के बाद पशु चिकित्सा विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पक्षियों के मृत शरीर को अपने कब्जे में ले लिया। सुबह जब मैं आया था तो इधर मेरे को सूचना मिली कि ऊपर से 2-3 चिड़िया गिर गई थी। उनमें से 2 तो कुत्ते उठा ले गए और एक यहाँ पर पड़ी हुई है। इधर बीकानेर के वेटरनरी यूनिवर्सिटी ने बर्ड फ्लू की जांच शुरू करने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है। वेटरनरी यूनिवर्सिटी का दावा है कि यूनिवर्सिटी के लैब मानकों के अनुकूल है और जांच में सक्षम भी। अभी हम बर्ड फ्लू की यदि बात करें तो बर्ड फ्लू के लिए BSL 3 स्टैंडर्ड की जो लेबोरेटरी है वो होना आवश्यक है। तो इसके लिए हमारे पास में इस प्रकार की लेबोरेटरी राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज बीकानेर में उपलब्ध है। लेकिन इनमें अगर हम बर्ड फ्लू की बात करें तो उसको जांच करने के लिए हमें केंद्र सरकार तक की परमिशन की आवश्यकता होती है। इसके लिए नियम निर्धारित है। हमें राज्य सरकार और राज्य सरकार को आगे केंद्र सरकार को ये प्रस्ताव भेजने होते हैं। हमने विश्वविद्यालय स्तर के ऊपर अपने प्रस्ताव आगे इसी जांच को करने की परमिशन लेने के लिए भिजवाए हैं। साफ है, बर्ड फ्लू को लेकर सरकार सतर्क है। लोगों से भी अपील है, सावधान रहिए, सतर्क रहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। अलवर श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली की अगुवाई में मोती डूंगरी के एक होटल में जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में संगठन को मजबूत बनाने पर चर्चा की गई। श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली ने बताया कि संगठन की दृष्टि से महत्वपूर्ण बैठक हुई है, जिसमें प्रदेश कार्यकारिणी बनने के बाद जिले की और ब्लॉकों की कार्यकारिणी बनने और आने वाले समय के लिए संगठन को मजबूत करने के लिए विस्तृत चर्चा की गई है। बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है, पहली मीटिंग है प्रदेश कार्यकारिणी बनने के बाद में। अभी बहुत ही जल्दी जिले की और ब्लॉकों की कार्यकारिणी भी बननी है। इस बात को लेके भी यहाँ पे चर्चा की जाएगी और साथ के साथ संगठन को किस प्रकार से मजबूत किया जाए। आने वाले समय के लिए चुनाव भी हैं, किसानों का आंदोलन भी चल रहा है, जिसके अंदर कांग्रेस पार्टी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है, किसानों की मदद कर रही है। पूरे राजस्थान के अंदर नगर पालिका के चुनाव चल रहे हैं, परंतु अलवर के अंदर नगर पालिका के चुनाव तो नहीं है, परंतु शाहजहाँपुर के अंदर किसानों का मुद्दा भी है, पड़ाव है। और अभी नई प्रदेश कार्यकारिणी में नए प्रदेश पदाधिकारी बने हैं दोबारा। उसके बाद सभी जिलों के अंदर एक बार एक औपचारिक मीटिंग की जा रही है। उसके अंदर अलवर में भी की गई है, जिससे आगे का संगठन दुरुस्त किया जा सके। नए ब्लॉक अध्यक्ष बनने, इस तरह से जिलाध्यक्ष बनने, साथ ही चुरू में निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है।
जिला मुख्यालय के दादू भवन में आज निकाय चुनाव को लेकर जिला समन्वय समिति की बैठक आयोजित हुई, जिसमें प्रत्याशियों के नामों पर अंतिम चर्चा की गई। मीटिंग के बाद विधानसभा उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने बताया कि प्रत्याशी की सूची प्रदेश बीजेपी को प्रेषित कर दी जाएगी। कल तक पूरे जिले में सभी निकायों के लिए उम्मीदवारों का चयन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। वहीं उन्होंने कांग्रेस सरकार पर वार्डों के परिसीमन से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। हमारे मानदंड मापदंडों को ताक में रखकर कांग्रेस पार्टी ने काम किया। उसी कारण से छदम रूप से कांग्रेस को पिछले स्थानीय निकायों में अति आंशिक रूप से थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा मत मिले। बीकानेर निकाय चुनाव में आरएलपी ने उम्मीदवार उतारकर बीजेपी और कांग्रेस का समीकरण खराब कर दिया है। बीजेपी की 3 नगर पालिकाओं की श्रीडूंगरगढ़, देशनोक और नोखा में आरएलपी ने ताल ठोकी है। आरएलपी की महिला विंग की प्रदेश अध्यक्ष स्पर्धा चौधरी ने बीकानेर पहुंचकर कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर जीत की रणनीति पर चर्चा की। आरएलपी की रणनीति को लेकर स्पर्धा चौधरी से बात की न्यूज 18 संवाददाता सतवीर ने। निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है और इस बिगुल के अंदर अब आरएलपी भी पीछे नहीं है और लगातार उसके लिए जो प्रत्याशी है उसकी जो टिकड़ा में वो बैठाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ग्रामीण इलाकों के अंदर जो समस्या है उनको उठाने का जो प्रयास भी किया जाएगा। आरएलपी की महिला विंग की प्रदेश अध्यक्ष स्पर्धा चौधरी हमारे साथ में, उनसे हम बात कर लेते हैं। मैडम, ये बीकानेर की अगर बात कर ले तो 3 जो नगर पालिका वहाँ पर चुनाव होने वाले हैं, किस तरह देखते हैं कि क्या कुछ मुख्य इस बार इन चुनाव के अंदर मुख्य जो उद्देश्य है वो रहेंगे जिनको लेकर आप चुनाव जीतने का जो दावा है वो कर रहे हैं? देखिए, निकाय के चुनाव से पहले जो महापौर के चुनाव थे वो भी आरएलपी पार्टी ने मजबूती से लड़ा। हम गांव से निकल के शहरों की तरफ चुनाव लड़ने की तरफ बढ़ चुके हैं, क्योंकि आरएलपी सिर्फ गांव की पार्टी है। ये जो भ्रांतियां दूसरी पार्टियों द्वारा फैलाई जा रही है ये एक मिथ्या है। आरएलपी पार्टी पूरे राजस्थान के तमाम गांव और शहरों की पार्टी है और जो मुद्दे आज तक कांग्रेस और भाजपा के लोग 5 सालों में वादे करते थे, चाहे उनमें हम सेफ्टी की बात कर लें, चाहे उनमें हम अपराधों के ग्राफ को देख लें, या जो मूलभूत आवश्यकताएं होती है सड़क, पानी, बिजली, लेकिन ये सब बातें सिर्फ बातें रह गई हैं। तो आरएलपी तमाम मुद्दों को साथ में लेते हुए और सभी नौजवानों, महिलाओं के बीच में निश्चित तौर पे बहुत मजबूती से और अच्छी भूमिका में नगरों में भी चुनाव लड़ने की स्थिति में जा रही है। बिल्कुल, अपनी जो बात है वो यहाँ पर स्पर्धा चौधरी जी ने रखी है और खासतौर पे जिस तरीके से नगर पालिकाओं की बात कर ले तो 3 नगर पालिकाओं में चुनाव होने वाले हैं और वहाँ पर अपनी जो प्रत्याशी है वो आरएलपी उतारेगी। तो ऐसे में देखने वाला बात होगी कि आगे आने वाले समय के अंदर आरएलपी कितनी यहाँ पर सीटों पर कब्जा कर पाती है। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक बाद आपका स्वागत है। कोरोना महामारी के चलते इस बार राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं नियमित समय पर शुरू न होकर मई महीने के बीच में शुरू होंगी। साथ ही बोर्ड ने इस बार अपने सिलेबस में 40% की कटौती करते हुए परीक्षार्थियों को बड़ी राहत दी है। अब बोर्ड ने एक कदम आगे बढ़ते हुए इस साल की परीक्षा के पैटर्न में भी बदलाव का फैसला लिया है। बोर्ड अध्यक्ष प्रोफेसर डीपी जारोली के मुताबिक इस साल होने वाली परीक्षाओं के प्रश्न पत्र में बदलाव करते हुए बहुविकल्पीय प्रश्न ज्यादा दिए जाएंगे, जिससे परीक्षार्थियों को पेपर हल करने में आसानी हो। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए हैं, फिल अप द ब्लैंक्स दिए हैं, जैसा बोर्ड में पहले होता था। जब मैं छात्र था तो ऑब्जेक्टिव का पेपर अलग आता था, वो बाद में बंद हुआ मास्क ओपिंग की वजह से। इस वर्ष कोरोना काल में इस वर्ष के लिए ये सारी प्रक्रियाएं बदल, खरीफ वर्ष 2021 की परीक्षाओं के लिए, क्योंकि ये 60% सिलेबस है। इतनी चॉइस बाद में और अभी कम दिन उनका वर्किंग डेज है। ये अभी जो मॉडल पेपर होगा इस परीक्षा के लिए, इस बार जो सिलेबस है वो इस परीक्षा के लिए। आपने म्यूजियम या फिर वॉर मेमोरियल में सेना के टैंक को तो देखा होगा, लेकिन शूरवीर के घर के आगे टैंक लगाकर भारतीय सेना उन्हें सलामी दी है। देखिए बाड़मेर की सेना के शेर लेफ्टिनेंट जनरल हड़ूत सिंह के अदम्य साहस की गाथा। घर के आगे टैंक लगाकर सलामी, शूरवीर को भारतीय सेना का सलाम। घर के आगे ये टैंक को देखकर चौंकिएगा नहीं, ये टैंक शूरवीर की सलामी की है, अदम्य साहस की निशानी है। ये बाड़मेर के उस शेर की अमिट कहानी है जिनकी वीरता के आगे दुश्मन भी नतमस्तक हो गए थे। ये भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल हड़ूत सिंह का घर है और उन्हीं के घर के सामने वॉर मेमोरियल की तरह भारतीय सेना ने ये टैंक रखा है। आज हम खड़े हैं T-55 टैंक के बाहर। यह वही टैंक है जिसने 1971 के युद्ध में
पाकिस्तान को करारी शिकस्त देने में अपना अहम रोल निभाया था। और इस जीत के हीरो थे मेजर जनरल हनूज सिंह, जिन्होंने पाकिस्तान की धरती पर पहुंच उसके 48 टैंकों को नेस्तनाबूद कर दिया था। और देश में संभवतः पहला ऐसा कोई घर होगा जिनके घर के बाहर उनके अदम्य शौर्य साहस के लिए सेना ने टैंक को स्थापित किया है। लेफ्टिनेंट जनरल हनूज सिंह ने 1971 के भारत पाक युद्ध में अदम्य साहस का परिचय देते हुए दुश्मनों के टैंकों की पूरी रेजिमेंट को नेस्त नाबूद कर दिया था। उसी शौर्य का सम्मान करने के लिए बाड़मेर के जसोल गांव में उनकी ठाड़ी में भारतीय सेना का ये टैंक रखा गया है, जो हनूज सिंह की बहादुरी को सलाम कर रहा है और हर आने जाने वालों को उनकी बहादुरी के किस्से सुना रहा है। भारत का नाम रोशन किया, हमारे गांव का नाम रोशन किया और लड़ाइयाँ लड़ी और 71 की लड़ाई लड़ी की वो जीते। कहानियाँ यहाँ हर व्यक्ति को, बच्चे को आप पूछें तो हनूज सिंह जी के प्रति वो आदर की दृष्टि से देखता है और गौरवान्वित महसूस करता है। मैं उनके गाँव से बिलोंग करता हूँ। उस वक्त एलओसी पर जब चीन ने घुसपैठ की कोशिश की तो लेफ्टिनेंट जनरल हनूज सिंह ने दुश्मन के खिलाफ ऐसी सटीक रणनीति बनाई कि दुश्मन दोबारा घुसपैठ करने की हिम्मत नहीं कर सका। जो चाइनीज इंट्रूजन हो रहे थे तो उस टाइम जो हो रहे थे, आपके लीडरशिप के कारण वो सारे इंट्रूजन्स लुक गए थे और चाइनीज समझ गए थे कि एक अलग किस्म का जनरल आया है, इनसे पंगा नहीं ले सकते। और आपके इंस्ट्रक्शंस इतने क्लियर कट थे कि चाइनीज दोबारा साहस नहीं कर पाए वापस इंट्रूजन करने का। आर्मर्ड वॉरफेयर टैक्टिक्स के फादर रहे हैं, भीष्म पितामह रहे हैं और इसके साथ साथ आर्मर्ड और बैटलफील्ड इंडिया के फॉरमोस्ट आर्मर्ड और बैटलफील्ड कमांडर रहे हैं। भारतीय सेना के 12 सर्वश्रेष्ठ जनरल में हनूज सिंह जी का नाम फख्र के साथ लिया जाता है। लेफ्टिनेंट जनरल हनूज सिंह की वीरता की गाथा 1971 के भारत पाक युद्ध में अदम्य साहस का परिचय दिया। दुश्मन के 48 टैंकों की पूरी रेजिमेंट को नेस्त नाबूद कर दिया। परम विशिष्ट सेवा मेडल महावीर चक्र से सम्मानित हुए। देश के वीर सपूत लेफ्टिनेंट जनरल हनूज सिंह सेना से 1991 में रिटायर्ड हुए तो सब कुछ छोड़ संन्यास आश्रम में चले गए और 11 अप्रैल 1915 को बाड़मेर के शेर हनूज सिंह इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कर गए। लेकिन उनके घर के आगे सेना का टैंक शान से उनकी वीरता को सलाम कर रहा है। देश के वीर सपूत लेफ्टिनेंट जनरल हनूज सिंह के अदम्य साहस की गाथा हर देशवासियों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए बाड़मेर से प्रेम देथा की रिपोर्ट। लोहड़ी का पर्व आज जयपुर में मनाया गया। हालांकि त्योहार पर कोरोना का असर साफ तौर पर देखने को मिला। सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के चलते चुनिंदा लोगों की मौजूदगी में इसे मनाया गया। जयपुर के राजा पार्क में भी हर साल होने वाले कार्यक्रम की बजाय छोटे स्तर पर आयोजन हुआ और इस दौरान लोगों ने लोहड़ी का पूजन किया, जिसका जायजा लिया हमारे न्यूज़ 18 राजस्थान के संवाददाता दीपक व्यास ने। सबसे पहले तो प्रदेशवासियों को, जयपुर वासियों को इस लोहड़ी के पावन पर्व पर बहुत बहुत बधाई, क्योंकि कोरोना का काल चल रहा है, गवर्नमेंट की गाइडलाइन भी है और सबको सुरक्षित भी रखना है। यही त्यौहार आप देखते थे, हर साल लगभग 25 से 30 हज़ार आदमी इस त्यौहार के अंदर होते थे। डीजे लगता था, बंगला गिद्दा बहुत बड़े तरीके से होता था। इस बार हमने ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 आदमी हैं यहाँ पर, क्योंकि त्यौहार है, उसकी त्यौहार की पूजा करनी थी और इसलिए एक शगुन के तौर पर लोहड़ी जलाई है। मगर हम ईश्वर से प्रार्थना करते कि ईश्वर, जो तूने पिछला साल दिखाया इस साल मत दिखाना, आगे के साल बहुत अच्छा हो। लोहड़ी माता से भी हमने मकर संक्रांति के एक दिन पहले जयपुर में कांग्रेस नेताओं ने पतंग उड़ाई। जयपुर के पुरानी बस्ती इलाके में स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पतंगबाजी का आयोजन किया, जिसमें परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, जमुआ रामगढ़ विधायक गोपाल मीणा समेत अन्य नेता मौजूद रहे। इस दौरान प्रताप सिंह और गोपाल मीणा ने पतंग भी उड़ाई। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।